जादुई उड़ने वाला घास का लहंगा। एक गांव में सुमन अपनी मां कल्याणी के साथ रहा करती थी। सुमन के पिता के देहांत के बाद कल्याणी ने अकेले ही सुमन का पालन पोषण किया था। कल्याणी गांव के बड़े बड़े घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी और उससे उसकी जितनी भी कमाई होती थी वह उसे अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई में लगा दिया करती थी, जिसके बाद उसके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं बचता था। और सुमन भी एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह हमेशा अपनी माँ के कामों में उनकी मदद किया करती थी और ऐसे ही समय के साथ साथ सुमन बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने लगती है। लेकिन कॉलेज में उसे गांव के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मोहन प्रसाद के बेटे अजय से प्यार हो जाता है, क्योंकि अजय एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान था। उसके मन में अमीरी और गरीबी को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन अजय के माता पिता पैसा होने की वजह से बहुत ही अभिमानी और घमंडी हो गए थे। वे सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही बातचीत किया करते थे। ऐसे ही एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद अजय सुमन से कहता है, सुमन, अब तो हमारे कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो चुकी है, तो मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगा। इसलिए सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अजय? कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन शादी? तुम्हें तो पता है ना हम कितने गरीब हैं और मेरी माँ ने कितनी कठिनाइयों से मुझे यहाँ तक पढ़ाया है। लेकिन तुम इस गांव के बड़े सेठ जी के बेटे हो, तो क्या हम लोगों का कोई मेल हो सकता है? तो क्या हुआ सुमन, मैंने तुमसे प्यार तुम्हारी अमीरी और गरीबी को देखकर नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे अच्छे स्वभाव और सच्चे मन को देख के किया था। इसलिए मैं आज ही अपने पिताजी से इसके बारे में बात करूंगा और वह तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ से हम दोनों की शादी की बात करेंगे। लेकिन अजय, मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए बहुत कम ही पैसे इकट्ठे किए हैं और तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारी शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते होंगे ना, तो ऐसे में मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? सुमन, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने माता पिता से इसके बारे में जरूर बात करूँगा। बस तुम शादी के लिए तैयार रहना। इतना बोलकर अजय अपने घर आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, कहो क्या बात है। पिताजी, मेरी एक दोस्त है सुमन, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अरे उस लड़की की माँ तो लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती है और तुम ऐसे परिवार में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हो? अरे वे लोग हमारे बराबर में खड़े होने लायक नहीं है। पिताजी, इंसान की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव और उसके अच्छे संस्कार की वजह से होती है। और सुमन और उसकी माँ इस मामले में हमसे कई गुना ऊपर है। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूँगा तो सुमन से ही करूँगा। उसी समय अजय की माँ उर्मिला कहती है, अजय बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अपने पिताजी से? अरे उन्होंने जो भी कहा है वो गलत तो नहीं है। अरे हमारी समाज में कितनी इज्जत है और कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, तो अगर ऐसे में हम उन लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, क्या वो तुम्हारी शादी में तुम्हारी और तुम्हारी दुल्हन की ग्रैंड एंट्री करवा पाएंगे और हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर पाएंगे? बिल्कुल सही कहा उर्मिला ने। अगर वे लोग हमारी इन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें इस शादी से कोई एतराज नहीं है, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। इसलिए तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। इसलिए हम कल ही उस लड़की के घर जाकर उसकी माँ से तुम्हारी शादी के लिए बात करेंगे। अपने पिता की ये बात सुनकर अजय खुश तो था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं एक उलझन भी थी कि सुमन की माँ उसके पिताजी के इन शर्तों को कैसे पूरा कर पाएंगी। ऐसे ही अगले दिन जब अजय के माता पिता सुमन के घर उसकी माँ से बात करने जाते हैं तो कल्याणी कहती है, अरे सेठ जी, आप लोग यहाँ मुझ गरीब की कुटिया में कोई काम था क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा कल्याणी, हम यहाँ तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आए हैं, क्योंकि हमारा बेटा अजय तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है और हम अपने बेटे की कोई भी बात टाल नहीं सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर उन दोनों की शादी की बात करने आए हैं। उर्मिला की ये बात सुनते ही कल्याणी की आंखें खुशी से चमक उठती है
और वो कहती है, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है सेठानी जी, जो इतने बड़े घर में उसका रिश्ता होने जा रहा है और मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन उसी समय अजय के पिता कल्याणी को अपनी शर्त के बारे में बताते हैं। लेकिन कल्याणी, हमारी एक शर्त है। तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग कितने बड़े लोग हैं, तो हमारे यहाँ शादियाँ भी ग्रैंड तरीके से की जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम दूल्हा दुल्हन को उड़ते हुए ग्रैंड एंट्री करवाओ और शादी में मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करो। ये सुनकर कल्याणी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगती है, लेकिन वह फिर भी हाथ जोड़कर उनसे कहती है, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप लोग जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही इंतजाम करवाऊंगी। इतना सुनकर अजय के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उनकी ये बात कैसे मान ली? आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि हम उनकी ये शर्त पूरी नहीं कर सकते? अब हम लोग कहाँ से इतना इंतजाम कर पाएंगे? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, और वैसे भी शादी तो सिर्फ एक बार होती है ना, तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों की शादी बड़े ही धूमधाम से करे, और वे तो वैसे भी बड़े लोग हैं, तो उनके यहाँ तो शादियाँ वैसे भी धूमधाम से ही होती है ना। तो अगर मैं उन लोगों को मना कर देती तो वे लोग कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होते। पर माँ, आप इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाओगी? बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं अभी अपने काम पर जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। इतना कहकर कल्याणी अपने काम पर चली जाती है और ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं वैसे वैसे कल्याणी की चिंता भी बढ़ती जाती है। तभी एक दिन कल्याणी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आप उन लोगों को मना कर दीजिए कि हम उनकी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे। सुमन, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है ना? तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी। अच्छा, अब मैं काम पर जा रही हूँ। इतना कहकर कल्याणी घर से निकल जाती है, लेकिन इस बार वो अपने काम पर नहीं जाती है, बल्कि चिंता में जंगल की ओर जाने लगती है। और चलते चलते वह एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने अपनी बेटी को भरोसा तो दिलवा दिया, पर अब मैं उसे पूरा कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहां से लाऊं इतने पैसे जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करवा पाऊं। इतना कहते ही कल्याणी की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कल्याणी के आंसू नदी के पास लगी हुई हरी भरी घासों पर गिरती है, वैसे ही उन घासों में से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पर घास की एक देवी प्रकट हो जाती है और वो कल्याणी से कहती है, कल्याणी, दुखी मत हो, बल्कि अपने दुखों से लड़कर आगे बढ़ो। जैसे तुमने आज तक दुखों से लड़कर अपनी बेटी का पालन पोषण किया है, वैसे ही आज भी खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी करो, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लो, ये मुझसे ही बना हुआ जादुई घास का उड़ने वाला लहंगा है। ये लहंगा तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। इसे ले जाकर तुम अपनी बेटी को दे देना, ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घास की देवी, आज आपने मुझ गरीब माँ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना सुनकर घास की देवी वहाँ से गायब हो जाती है और कल्याणी खुशी खुशी जादुई घास का उड़ने वाला लहंगा लेकर घर आ जाती है और अपनी बेटी को सारी बातें बता देती है। जिसके बाद सुमन जैसे ही उस घास के लहंगे को पहनती है तो वो कहती है, हे जादुई घास के उड़ने वाले लहंगे, मुझे अपना जादू दिखाओ। सुमन के इतना कहते ही वह हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर सुमन और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और सुमन के नीचे कहते ही वे वापस से नीचे उतर आती है और कहती है, सच में माँ, ये लहंगा तो एक जादुई उड़ने वाला लहंगा है और अब इसकी मदद से हम अपनी ग्रैंड एंट्री बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन माँ, हमें अभी भी बहुत सारे पैसों की जरूरत है जिससे हम शादी में मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी कर सके। सुमन के इतना कहते ही उसके जादुई घास के लहंगों में से एक रोशनी निकलती है और रोशनी के साथ
कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं और ये देखकर सुमन और उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसी समय कल्याणी कहती है, हाँ मुझे पता है, उन देवी ने कहा था कि यह लहंगा हमारी इच्छाओं को भी पूरा करता है, शायद ये उसी का चमत्कार है। इतना बोलकर कल्याणी मन ही मन उन घास की देवी का शुक्रिया अदा करती है और इसी तरह शादी वाला दिन भी आ जाता है। और शादी की इतनी ग्रैंड तैयारी देखकर अजय के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ पर आए सारे मेहमान भी बहुत खुश हो जाते हैं। और जब सुमन और अजय उड़ते हुए स्टेज पर ग्रैंड एंट्री मारते हैं तो वहाँ पर खड़े लोगों की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है और आज अजय और सुमन बहुत खुश होते हैं। इस तरह उन दोनों की शादी बड़े ही ग्रैंड तरीके से होती है। गरीब की बेटी ने पहना मेहंदी वाला लहंगा चोली। सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अंजलि जितनी ही गरीब घर की थी, उसके सपने उतने ही बड़े थे। तभी एक दिन अंजलि शीशे के आगे अपने आप को निहारते हुए कहती है, मेरी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं, इसलिए मैं अपने सपनों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मुझे तो मुंबई जाकर अपने सपनों को पूरा करना है और बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनानी है। अंजलि इतना कह ही रही होती है कि उसी समय उसकी माँ सुमित्रा वहाँ पर आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, ये तू क्या दिन भर बस शीशे के आगे खड़ी रहती है? तेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे माँ, अपने इस खूबसूरत चेहरे को शीशे में देखने से ज्यादा और क्या जरूरी काम हो सकता है? और देखना, एक दिन आपको भी लोग इसी चेहरे के बदौलत जानेंगे और फिर उस दिन आप भी फेमस हो जाओगे अपनी बेटी की वजह से। अंजलि बेटी, हम कोई करोड़पति नहीं हैं और तू क्यों बार बार भूल जाती है कि तेरे पिता एक गरीब मजदूर हैं और हम गरीबों के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। इसलिए तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि तुम्हारी जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में शादी करवा देनी चाहिए। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आपको तो पता है ना। उसी समय वहाँ पर अंजलि का पिता मनमोहन आ जाता है और वह कहता है, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा बाप तेरी शादी ऐसे ही किसी घर में नहीं करा देगा। माना कि तेरा बाप बहुत गरीब है, लेकिन तुझे पता है मेरा एक दोस्त है राजेश, जो इस समय शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अभी तक हम दोनों की दोस्ती पहले की तरह ही बरकरार है। एक दिन उसने मुझसे फोन पर अपने बेटे के रिश्ते के लिए मुझसे पूछा था, तो मैंने भी उसे तेरा नाम बता दिया। अगर ये रिश्ता पक्का हो गया ना बेटी, तो तू भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई जा सकोगी। फिर तुम्हें अपनी इस गरीब बाप की झोपड़ी में रहना नहीं पड़ेगा। अपने मजबूर माता पिता की ऐसी बातें सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाता है और वह कहती है, ये मेरे लिए कोई गरीब झोपड़ी नहीं है, ये तो मेरे बचपन का आशियाना है जहाँ पर मैं पली बढ़ी हूँ। और अगर आप लोग यही चाहते हैं तो ठीक है, आप लोग जिससे भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। माँ, मैं दिव्या के घर जा रही हूँ। अंजलि की एक बहुत ही अच्छी सहेली थी दिव्या, और उन दोनों का बचपन एक साथ उसी गांव में गुजरा था, इसलिए वो अंजलि के हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। और दिव्या ने शुरू से ही फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, इसलिए उसे लोगों को सजाना बहुत अच्छा लगता था और अंजलि को सजना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ऐसे ही आज भी अंजलि अपनी दोस्त दिव्या के घर जाती है और उससे कहती है, दिव्या तुझे पता है ना, मैं मुंबई जाकर एक हीरोइन बनना चाहती हूँ, लेकिन अब मैं अपने इस सपने को कभी पूरा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। ये तो क्या कह रही है अंजलि, तुझे पता है ना तूने वो ड्रेस कितनी मुश्किल से खरीदी थी, तो तू अब उस ड्रेस का क्या करेगी? दिव्या, अब उस ड्रेस को तू अपने पास ही रख ले। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने वो ड्रेस खरीदा था कि जब भी मैं किसी फैशन शो में जाऊंगी तो मैं उसी ड्रेस को पहनूंगी, लेकिन शायद अब मेरा वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसी समय अंजलि की नजर एक एडवर्टाइजमेंट पेपर पर जाती है और वह उसे उठाकर कहती है, अरे ये क्या दिव्या? अरे यार देखो, मैं ये पेपर लेकर तुम्हारे पास ही आने वाली थी, लेकिन तुम्हारी बातों के आगे मैं सब कुछ भूल गई। तुझे पता है
हमारे गांव में भी एक फैशन शो होने वाला है, तो क्यों ना तू अपनी शादी से पहले एक बार इस फैशन शो में भाग ले ले। इससे तू अपनी वो ड्रेस भी पहन पाएगी और तेरा रैन वॉक करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। वरना शादी के बाद पता नहीं फिर तुझे ये मौका मिले ना मिले। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू सो मच दिव्या। तुझे नहीं पता मैं ये सुनकर कितना खुश हूँ। कम से कम मेरा एक सपना तो पूरा होने जा रहा है। दिव्या की बात सुनकर अंजलि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। लेकिन दिव्या, ये फैशन शो है कब? बस आज से 2 दिन बाद। अरे यार, ये तो बहुत कम टाइम है। तुझे तो अभी मेरी ड्रेस की फिटिंग भी करनी पड़ेगी। अरे यार, तो इसकी चिंता मत कर, सब हो जाएगा। ऐसे ही अगले दिन अंजलि अपनी ड्रेस लेकर दिव्या के पास जाती है और दिव्या अंजलि के बॉडी के हिसाब से उसे उस ड्रेस की फिटिंग कर देती है। और उसके अगले दिन अंजलि अपनी ड्रेस को चुपके से लेकर दिव्या के घर चली जाती है, जहां दिव्या अंजलि को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करती है। और तैयार होने के बाद अंजलि किसी खूबसूरत हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। और रैंप वॉक करते समय अंजलि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है और उसकी खूबसूरती देखकर वहाँ पर आए सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उसी समय एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर अंजलि के पास आता है और उससे कहता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपने अपना ड्रेस कहाँ से डिजाइन कराया? क्या आपका कोई पर्सनल डिजाइनर है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मैंने अपने गांव की एक छोटी सी दुकान से खरीदी थी। क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये सिंपल सी ड्रेसें खरीदी थी। ये तो मेरी सहेली ने इस पर कुछ फ्लावर और मोतियां लगाकर इसे और भी ज्यादा सुंदर बना दिया। सच कहूँ, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर मॉडल हैं। आपकी सादगी और सुंदरता के आगे ये लोग कुछ भी नहीं हैं। इसलिए इस फैशन शो की विनर की असली हकदार आप ही हैं। और इस तरह अंजलि वह फैशन शो जीत जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और वहीं पर फोटोग्राफर अनुज अंजलि की सादगी पर अपना दिल हार बैठता है। इसलिए अगले दिन जब राजेश अपने बेटे अनुज से कहता है, अरे बेटा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मेरे दोस्त की बेटी को देखने भी चलना है। डैड, मुझे किसी लड़की को नहीं देखना है, क्योंकि मुझे पहले ही कोई लड़की और पसंद आ चुकी है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैंने अपने दोस्त को जबान दी है, तो तुम एक बार उसकी बेटी को चलकर देख तो सकते ही हो। फिर आगे देखेंगे क्या करना है। और इस तरह अपने पिता की बात मानकर अनुज मनमोहन की बेटी अंजलि को देखने उसके घर आता है। और अंजलि को देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह फटाफट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई। तो अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजेश मुंबई के एक बड़े से रिजॉर्ट में शादी की सारी तैयारी करवाता है। वहाँ पर मुंबई की बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी शामिल होती है और अंजलि अपने ससुराल से आया हुआ लहंगा ही पहनकर तैयार हो रही होती है। अब मेरी दोस्त पूरी तरह रेडी है, इसलिए अब तो नीचे जा सकती है। इतना कहकर दिव्या अंजलि को लेकर नीचे जा ही रही होती है कि उसी समय डेकोरेशन की तार में अंजलि का पैर फंस जाता है और नीचे लगे फ्लावर के कांटों में फंसकर अंजलि का ब्लाउज और लहंगा फट जाता है, जिसे देखकर अंजलि बहुत घबरा जाती है और वह कहती है, दिव्या, अब क्या होगा? मेरा लहंगा और चोली तो इस कांटे में फंसकर फट गया। अब मैं क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तू बस जल्दी से मेरे साथ कमरे में चल। दिव्या अंजलि के ब्लाउज के पूरे बैक के कपड़े को ही काट कर निकाल देती है और दोनों हिस्सों को एक सुंदर सी डोरी से जोड़ देती है और उसके लहंगे के फटे हुए कपड़े को काट कर भी निकाल देती है। उसी समय अंजलि कहती है, अरे यार, ये कैसा लहंगा और चोली है? तूने तो इसका आधा कपड़ा ही काट कर निकाल दिया। अरे, तो चिंता क्यों कर रही है? तुझे तो मेरे हाथों का जादू पता ही है ना। बस मेरे हाथों में एक बार मेहंदी की कीप आने दे, फिर कोई बता ही नहीं पाएगा कि यह कोई मेहंदी है या फिर लहंगे और चोली का नया डिजाइन। इतना कहकर दिव्या अंजलि के बैक पर मेहंदी से ब्लाउज का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देती है और कटे हुए लहंगे की जगह पर मेहंदी से बहुत ही सुंदर डिजाइन बना देती है। जिसके बाद अंजलि का न्यू डिजाइन का लहंगा चोली को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है।
उसी समय अनुज का एक दोस्त किशोर वहाँ पर आता है और वह अंजलि से कहता है, हेलो अंजलि, मैं अनुज का दोस्त किशोर हूँ और मैं एक फिल्म का डायरेक्टर भी हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी ही किसी खूबसूरत सी लड़की की तलाश थी, तो अगर तुम चाहो तो हम साथ में काम कर सकते हैं। किशोर बिल्कुल सही कह रहा अंजलि, और मेरे लिए तो ये और अच्छी बात होगी। अगर तुम घर पर नहीं होगी तो मैं तुम्हें कम से कम टीवी पर तो देख ही लूँगा। और हाँ अंजलि, तुम्हारे इस लहंगे और चोली का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। मैंने आज तक किसी भी लहंगा चोली का ऐसा डिजाइन नहीं देखा। क्या तुम्हारी कोई पर्सनल डिजाइनर है? अरे नहीं, ये मेरी कोई पर्सनल डिजाइनर नहीं है, बल्कि ये तो मेरी दोस्त है और अगर आप चाहें तो मैं आपको उससे मिलवा सकती हूँ। क्यों नहीं, जरूर, क्योंकि मैं अपने फिल्मों में नए नए डिजाइन के कॉस्ट्यूम ट्राई कराता रहता हूँ, तो आप उनसे मुझे मिलवा देना। और ऐसे ही कुछ देर में अनुज और अंजलि की शादी हो जाती है और शादी के बाद अंजलि को बहुत सारे फिल्म और मॉडल्स के ऑफर मिलने लग जाते हैं और अंजलि की सारी ड्रेस अब दिव्या ही डिजाइन किया करती थी और इस तरह अंजलि के साथ साथ दिव्या की भी किस्मत चमक जाती है।